मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मैं अपने राज्य को धोखा दूंगा और पैट्रियार्क के खिलाफ जीवित रहूंगा। उसे लगता है कि वह मुझे इस झांसे से बेवकूफ बना सकता है। जब दक्ष जवाब का इंतजार कर रहा था तब वह आदमी अपने मन में एक योजना बना रहा था। जब तक मैं कबीले के अंदर हूं, वह मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में मैं उसकी जानकारी बड़ों को दे सकता हूं और वे उसे पकड़ भी लेंगे। फिर मैं देखूंगा कि जब मैं उसे जेल में यातना दूंगा तो वह मेरे सामने इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। मैं अभी उसकी बात मान लूंगा और जब मैं कबीले के अंदर रहूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। यह मूर्ख कभी नहीं देख पाएगा कि यह कब आएगा। मैं सहमत हूँ। मैं केवल आपकी बात सुनूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मैं आपका कुत्ता बन जाऊंगा। बस मुझे जीने दो, आदमी ने दक्ष से विनती की। हाँ, यह अच्छी बात है। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम इतनी कमजोर हो कि मुझसे अपने विचार नहीं छिपा सकती। मैं तुम्हारे विचारों को अपने हाथ की तरह पढ़ सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से एक ऐसा कौशल प्राप्त हुआ था जिससे वह अपने से बहुत कमजोर लोगों के मन की बात पढ़ने में सक्षम हो गया था। उसने बहुत पहले ही इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी। इस कौशल ने उसे अपनी योजनाएं बनाने में बहुत मदद की थी। इतना ही नहीं, इस कौशल ने उन्हें अप्रत्याशित तरीकों से मदद की थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इससे उन्हें कुछ ऐसे लोगों की वास्तविकता को देखने में मदद मिली जिन पर वे पहले बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इस कौशल की वजह से ही वे योजना बनाते समय हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते थे। चिंता मत करो, मेरे पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि तुम स्वेच्छा से मेरे साथ सहयोग करो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक कैटरपिलर जैसा जीव दिखाई दिया। यह एक छोटा सा कीट जैसा जीव था जिसके उड़ने में मदद करने के लिए दो छोटे पंख थे। कैटी, अब तुम्हारा हुनर दिखाने की बारी है। खूब मौज मस्ती करो, दक्ष ने दिल खाने वाले कीड़े से कहा। यही तुम्हारा लक्ष्य है। हृदय भक्षी कीट उस आदमी की ओर उड़ने लगा और उसकी छाती में घुस गया तथा धीरे धीरे उसके हृदय की ओर बढ़ने लगा। जो अभी तुम्हारे शरीर में आया है वह अपने विकसित मित्र में हृदय भक्षण करने वाला कीट है। अगर ये तुम्हारे अंदर रहते हुए मर जाता है तो तुम भी मर जाओगे। अगर तुम इसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो तुम भी मर जाओगे। इसके अलावा इसका मेरे साथ मानसिक संबंध है। मैं तुम्हारी हर हरकत सुन सकता हूँ। यह मेरे एक आदेश पर तुम्हें मार सकता है। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मर जाओगे, दक्ष ने उस आदमी को समझाते हुए उसे छोड़ा। मैं तुम्हें इसकी शक्तियों का एक छोटा सा परीक्षण दिखाता हूँ। तुम नहीं मरोगे, उसने कहा और पीछे मुड़ा और अपनी उंगलियां चटकाई। आह! उस आदमी की दर्दनाक चीखों को नजरअंदाज करते हुए दक्ष बिस्तर पर लेटी लड़की की ओर चला गया। तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? मैं अपने दोस्त की चिंता में तुम्हें पूरी तरह भूल गया था, लेकिन मैं तुम्हें मेरे लिए चीजें खराब करने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें अपने साथ घसीट भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दो, उसने लड़की से कहा और फिर वह आदमी की तरफ देखने लगा। जैसे ही दक्ष की पीठ लड़की की ओर हुई, उसकी आत्मिक तलवार उड़कर उस आदमी की छाती में घुस गई और उसे मार डाला। मुझे ये बहुत नापसंद है, लेकिन यह आवश्यक है। मैं तुम्हारे लिए अपना लक्ष्य खतरे में नहीं डाल सकता, उसने धीरे से पीछे देखते हुए कहा। उसने उस आदमी को देखा जिसने आखिरकार दर्द से चीखना बंद कर दिया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम समझ रहे हो, है ना? ये कम से कम मेरा दिल खाने वाला कीड़ा तो कर ही सकता है। अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें मरने से पहले चीखने का भी मौका नहीं मिलेगा। अल्पविराम। मैं वही करूंगा जो आप चाहती हैं। प्लीज। फिर कभी नहीं। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है।
आदमी ने विनती की और उसके पीले चेहरे पर आंसू गिरने लगे। तो फिर अच्छा लड़का बनो, इतना दर्द कुछ भी नहीं है। अब खड़े हो जाओ और कपड़े पहन लो, दक्ष ने आदेश दिया। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया। हाँ, यह अच्छा है कि कोई और जांच करने नहीं आया। अगर कोई और आता तो मुझे और भी लोगों को मारना पड़ता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेहमानों और महिलाओं ने सोचा होगा कि जो भी हंगामा हुआ होगा वह बूढ़ी महिला उसे संभाल लेगी। कुछ देर बाद वह काले बालों वाला आदमी भी कमरे से बाहर आया। वह अब पूरी तरह से तैयार था। मुझे अपने कबीले के पास ले चलो, रास्ते में तुम मुझे अपने कबीले के बारे में और बता सकते हो। हाँ, वे दोनों नीचे चले गए और ब्लॉसम पवेलियन से बाहर निकल गए। तुम अकेले बाहर आए हो, जी शान कहाँ है? जिक्विंग ने दक्ष के मंडप से बाहर निकलते ही पूछा। वह अंदर नहीं था। ताबीज का दूसरा हिस्सा इस आदमी के पास था। उसने इसे जी शान से लिया था जो जेल के अंदर है, दक्ष ने चिल्लाकर कहा। जी शान के बारे में सुनकर जिकिंग दंग रह गई। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, जेल के अंदर उसने क्या किया? वह वहां कैसे पहुंच गया? जाहिर है उसने एक लड़की का अपहरण किया है। जो भी हो, हमें सच्चाई तभी पता चलेगी जब हम उसे जेल से भागने में मदद करेंगे, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। अल्पविराम, मैं उस कबीले से मिलने जा रहा हूं जिसने मेरे दोस्त को बंधक बनाने का दुस्साहस किया। मेरे साथ आओ, उसने काले बालों वाले आदमी का पीछा करते हुए कहा। वह कौन है? जिक्विंग ने दक्ष के बगल में चलते हुए पूछा। वह है, दक्ष ने जवाब देने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन वह बीच में ही रुक गया। ओह ठीक है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने उस आदमी से पूछा। मैं जी लुकिंग हूँ, आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, वह जी लुकिंग है। वह जी कबीले का सदस्य है जिसने जी शान को जेल में डाल रखा है। वह अब मेरे लिए काम कर रहा है। लॉन्ग चान ने जिक्विंग की ओर देखा और अपना उत्तर पाकर उसे उत्तर दिया। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? जिक्विंग ने पूछा। वह उस कबीले का आदमी है। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वह कबीले के अंदर रहते हुए हमें धोखा दे सकता है और हमें मुसीबत में डाल सकता है, उसने सोचा। चिंता मत करो, मैंने सावधानी बरती है। वह हमें धोखा नहीं देगा। अगर उसने कोशिश भी की तो वह अपना मुंह खोलने से पहले ही मर जाएगा, दक्ष ने जवाब दिया। दक्ष के शब्दों को सुनकर जी लुकिंग का चेहरा मुस्कुरा उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसे विश्वास था कि दक्ष झूठ नहीं बोल रहा था। अगर उसके दिल में घुसा कीड़ा उसे इतना दर्द दे सकता है तो उसे मार डालना भी असंभव नहीं था। उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था। 1 घंटे तक चलने के बाद दक्ष अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने आखिरकार पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? हम अधिक से अधिक 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, उस आदमी ने जवाब दिया और उसने दक्ष की ओर देखा। वे लोग, वे यहाँ क्यों होंगे? उसने बुदबुदाया जब उसने दूर से 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों को देखा। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने भी उसे देख लिया था। वे उसके करीब आ गए। अरे लुकिंग, क्या तुम फिर से ब्लॉसम पवेलियन से आ रहे हो? हाँ, तुम दुखी आदमी हो। अपनी उम्र के बावजूद तुम्हें पत्नी भी नहीं मिल रही है। तुम हमारे कबीले के लिए शर्म की बात हो, रोज उस वेश्यालय में जाते हो। वैसे भी कर्तव्य फिर से बदल गए हैं। एल्डर लू के पास जाकर जानकारी ले लो कि अब से तुम कहाँ काम करोगे, पुरुषों ने जी लुकिंग से जाने से पहले कहा, जैसे कि वे रास्ते में उनसे मिले हों। नया काम? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये हमारे कबीले के जेल टॉवर के रक्षक के रूप में वापस आ गया है। अगर यह वही है तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ क्योंकि वह आदमी मुझसे अपने दोस्त को भागने में मदद करने के लिए कहेगा। जी लुकिंग ने पीछे देखे बिना सोचा। वे तीनों शीघ्र ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। कबीले के प्रवेश द्वार से कुछ दूर रुककर जी लुकिंग ने आगे की ओर इशारा किया। ये हमारा कबीला है, नाइटबर्ड सिटी के प्रमुख कबीलों में से एक, जी कबीला। मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता या गार्ड को यह नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हें साथ लिया है, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। ठीक है,
तुम अंदर जा सकते हो। तुम्हारा पहला काम मेरे घर जीशान को उसका नाम पक्का करने के बाद कुछ देना है। लो, उसे ये तावीज दे दो और उसे बताओ कि उसके दोस्त यहाँ हैं। मैं तुम्हें बाकी योजना बताने के लिए ठीक 24 घंटे बाद यही मिलना चाहता हूँ। अभी अंदर जाओ और कोई चालाकी मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ और मुझे किसी और को ढूंढना पड़े। दक्ष ने जी कबीले की संपत्ति देखने के बाद उस आदमी को सूचित किया। वह पीछे मुड़ा और जिक्विंग और जूलियान के साथ चला गया। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष और अन्य 2 लोग उस होटल के कमरे में बैठे थे जिसे उन्होंने कुछ दिनों के लिए आरक्षित किया था। क्या तुम उसकी मदद करने के लिए कबीले के अंदर घुसने जा रहे हो? जिक्विंग ने दक्ष से पूछा, उसकी हरकतों के बारे में उत्सुकता से, क्योंकि वह ये सब देखने के लिए यहाँ नहीं आने वाली थी, क्योंकि ये दक्ष के साथ उसका आखिरी दिन था। यह उसके साथ उसका 7वां दिन था। सबसे पहले मुझे ये पुष्टि करनी होगी कि जेल के अंदर जो व्यक्ति है वह जीशान है या नहीं। जिस तरह जी लुकिंग को ये तावीज उस व्यक्ति से मिला था, हो सकता है कि उस व्यक्ति को ये कहीं और से मिला हो। अगर वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे लिए किसी और के लिए अंदर घुसना कोई मतलब नहीं रखता। दक्ष ने खिड़की की ओर देखते हुए जवाब दिया। अल्पविराम। उसने जीकिंग की ओर देखा और कहा, अगर वह व्यक्ति जीशान है तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। तावीज मुझे उसके पास ले जाएगा। मेरी क्षमताएं मुझे उसके साथ आसानी से भागने देंगी। मुझे बस अंदर जाने की जरूरत है, बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं है। जिक्विंग ने सिर हिलाया। मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी सुरक्षा को पहले ज्यादा महत्व दोगी। तुम जो भी करो उसमें जल्दबाजी मत करो। जब तक तुम शांत दिमाग से काम करोगे, तुम हमेशा सफल रहोगे। उम्मीद है। दक्ष। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ने बड़बड़ाया, मैं जाकर देखूंगा कि लियान कैसा है। मैं तुरंत वापस आऊंगा। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। बगल के कमरे में जाकर उसने शू लियान को देखा, जो साधना में लीन था। अपने पीछे का दरवाजा बंद करके वह वापस चला गया। वह बच्चा वाकई बहुत मेहनती है। इतनी ताकत होने के बावजूद उसे कुछ भी पता नहीं है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी भी अपना नियंत्रण न खो दे और उस स्थिति में वापस न आए जैसी मैंने उसे पहली बार देखा था। दक्ष ने जिक्विन के पास बैठते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह वास्तव में आपसे जुड़ रहा है। जब तक आप सुरक्षित हैं, उसे फिर से पागल नहीं होना चाहिए। जिक्विन ने आह भरते हुए कहा, वैसे भी ये हमारी साथ में बिताए आखिरी रात है। चलो कुछ मौज मस्ती करते हैं। जिक्विन ने मुस्कुराते हुए कहा और वह उठकर दक्ष के पास चली गई। उसकी गोद में बैठकर उसने उसके होठों को चूमा। तारानकन 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 तारानकन। आपको भाग्य का वह कानून आर प्राप्त हुए 2 महीने से अधिक हो गए हैं। आप इसे कब समझेंगे? अल्पविराम। दक्ष जीकिंग के बगल में लेटा हुआ था, जो एक लंबे और थकाऊ सत्र के बाद सो रहा था, जब जू दक्ष के पास दिखाई दिया। अभी सही समय नहीं आया है। अगर मैं अभी इसे समझने जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने समय तक बाहर रहना पड़ेगा। मैं नियति के नियम को समझने के लिए किसी जगह पर बसने से पहले जीशान को ढूंढना चाहता हूँ। आखिरकार इसे समझने में 1 महीना या 1 साल लग सकता है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। प्रश्न पूछने से पहले वह कुछ क्षण के लिए चुप रहे। जून, तुमने कहा था कि मनुष्य वर्षों की समझ के बाद खुद ही कानूनों को समझ सकते हैं, है न? कानून के गोले के बिना भी। हाँ, दुनिया के ज्यादातर लोग इसी तरह से कानून सीखते हैं। इस निचली दुनिया में यह एक दुर्लभ घटना है, लेकिन उच्च क्षेत्र में बहुत से लोग इसे हासिल करने में सक्षम हैं। जू ने दक्ष को ऐसे उत्तर दिया जैसे कि यह एक सर्वविदित तथ्य हो। अपना सिर हिलाते हुए दक्ष ने अपना चेहरा जू के खूबसूरत सोते हुए चेहरे को देखने के लिए घुमाया। उन्होंने पूछा, मुझे नहीं लगता कि ये लड़कियां उन लोगों से कम प्रतिभाशाली हैं जो इन कानूनों को स्वाभाविक रूप से समझते हैं। अगर मैं उन कानूनों के बारे में अपनी समझ साझा करूं जो मुझे पता है, तो क्या वे इसे समझ सकती हैं?
यह आसान नहीं है और उन्हें आपके शब्दों से अपनी समझ बनाने में बहुत समय लगेगा। हालांकि ये पूरी तरह से संभव है कि वे ऐसा कर सकें, जुन ने उत्तर दिया। यह अच्छा है। मुझे परवाह नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। हमारा साथ लंबा है। अगर मैं उन्हें और मजबूत बना सकता हूँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मुझे रोजाना बस कुछ घंटे ही खर्च करने होंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? जब तक ये प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी, जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर गायब हो गई। जब तक ये प्राकृतिक व्यवस्था और चीजों की बड़ी योजना को प्रभावित नहीं करता है, दक्ष ने सोचा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अल्पविराम। तारांकन 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 तारांकन। दूर क्षितिज पर सूरज उगने लगा, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत था। दक्ष और जीकिंग जाग गए और जीकिंग के नकली दुनिया में वापस जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। दक्ष ने मिंग लैन को आवाज दी, जो उसके पास आ गई। जैसे ही मिंग लैन ने दक्ष को देखा, उसने उसे मजबूती से गले लगा लिया। वह डार्क फेरी थी जिससे दक्ष ने विवाह किया था जब उसे 2 आयामों के बीच अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट किया गया था। मिंग लैन की पीठ के पीछे 2 खूबसूरत तितली जैसे पंख थे जो अर्धपारदर्शी थे। उसके दोनों पंखों पर एक सितारा चिन्ह था। वापस स्वागत है, लैन, दक्ष ने आगे बढ़कर कहा और मिंग लैन को गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मिंग लैन ने दक्ष को चूमते हुए कहा। मुझे भी तुम्हारी याद आई, दक्ष ने मुक्त होने के बाद एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। ये लो, दक्ष ने पुकारा और उसे एक लबादा दिया। ये ठीक है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपने पंख छिपाना सीख लिया है, मिंग लैन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो उसके पंख गायब हो चुके थे। अद्भुत। मुझे लगा कि केवल तुम्हारी माँ ही इसका उपयोग कर सकती है। इसे सीखने के लिए तुमने कड़ी मेहनत की होगी। अच्छा कहा, लैना, दक्ष ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसके सिर पर थपथपाया। माँ ने मुझे ये करना सिखाया। ये सब उन्हीं की बदौलत है, मिंग लैन ने जवाब दिया। हाँ, वह ऐसा करती। मुझे याद है कि वह उस समय भी ऐसा करने में सक्षम थी। वैसे भी मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मुझे पता है कि उसने मुझसे वादा किया था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन ये तब की बात है। तब से बहुत समय बीत चुका है। तकनीकी रूप से उस वादे में यह उल्लेख नहीं था कि मैं भविष्य में बात नहीं कर सकती, दक्ष ने खुद को बहाना बनाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे बताओ, उसने तुम्हें ऐसा कुछ न करने को कहा था। वह क्या था? मुझे जिज्ञासा है, मिंग लैन ने उत्सुकता से दक्ष से पूछा। सच तो यह है कि तुम्हारी माँ, दक्ष ने बोलने की कोशिश की, लेकिन ये कहना अभी भी मुश्किल था, भले ही इसमें किसी की गलती नहीं थी। अल्पविराम। मिंग लैन ने बिना हस्तक्षेप किए दक्ष के जवाब का इंतजार किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई महत्वपूर्ण मामला हो। 1 मिनट रुको, मुझे दूसरों को भी फोन करने दो। मैं चाहता हूँ कि हर कोई जान जाए। दक्ष ने सभी को बाहर बुलाया, जिनमें मिंगरिन, उसके पिता, उसके दादा, उसकी माँ झिक्विंग मिंग्यू जू में शामिल थे। क्या हुआ? सब लोग यहाँ हैं। क्या तुम मुसीबत में हो? महेंद्र प्रताप ने आते ही दक्ष से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बस सबको बाहर बुलाया क्योंकि मुझे कुछ कबूल करना है जो आप सभी को जानने का हक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हें पहले ये सब नहीं बताया, लेकिन सच तो यह है कि मिंगरिन, दक्ष ने फिर बोलना शुरू किया। वह मेरी पत्नी है। कबूल करने के बाद उसने मिंग लैन की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उसे केवल खिलखिलाते हुए देखा। हालांकि बाकी लोग अधिक हैरान थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दक्ष ऐसा मजाक नहीं करेगा। मिंग रिन को खुद नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष वाकई सबको इसके बारे में बताएगा। आपके चुटकुले बेहतर होते जा रहे हैं, है ना माँ? मिंग लैन ने जवाब दिया। उसने अपनी हंसी को नियंत्रित किया और मिंग रिन की ओर देखा।
मिंग रिन के हाव भाव देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अल्पविराम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हुआ ये था कि दक्ष ने घटनाक्रम के बारे में बताना शुरू किया और इस तरह एक गलतफहमी के कारण उसने मुझे अपना विवाह क्रिस्टल दे दिया जो मेरी अनुमति के बिना मेरे शरीर में प्रवेश कर गया और वह मेरी पत्नी बन गई। गलतफहमी दूर होने के बाद उसने मेरे लिए चिंता करते हुए मुझे सभी को बताने के खिलाफ फैसला किया। मैं उसे हमेशा के लिए ऐसे अकेले नहीं रहने दे सकता और दूसरों से सच्चाई नहीं छुपा सकता, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। वह, क्या तुम सच कह रहे हो? पल्लवी ने पूछा। हाँ, वह मेरी पत्नी है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। खैर, यह अजीब है, मेरी सास मेरी बहू भी है। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था, पल्लवी ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। जब उसने मिंग रिन को देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मुझे पता है कि इससे चीजें अजीब हो जाती हैं, लेकिन ये सच छिपाने से बेहतर है। सच छिपाने के लिए आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ, दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए जवाब दिया। सजा की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने घटना का वर्णन किया है, उससे ये स्पष्ट है कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। इस गलतफहमी के कारण ये सब हुआ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस इस तरह की बातें फिर से मत छिपाए, लॉन्ग्रेन ने कहा और खुद को इस अजीब स्थिति से दूर करते हुए पीछे हट गया। यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपका इरादा अच्छा था। हालांकि यह आपकी पत्नियों के लिए है कि वे आपको माफ कर दें। मैं इसमें अपनी नाक नहीं डाल रहा हूँ, महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा और वह भी पीछे हट गया। सच है, यह मेरी बहुओं का मामला है, उन्हें इसे खुद ही निपटाने दीजिए। उनके निर्णय को मेरा पूरा समर्थन है, पल्लवी ने भी पीछे हटते हुए कहा। मिंग रिन ने शर्मिंदगी से अपना सिर भी नहीं उठाया। ठीक है, चलो फिर उचित क्रम से चलते हैं। पत्नी परिषद अलग से अपनी सजा की घोषणा करेगी। जू, तुम पहले हो, जिकिंग ने हंसते हुए कहा, जैसे कि वह इस स्थिति का आनंद ले रही थी। उसने अपना हाथ जू के कंधे पर रखा। अल्पविराम, सभी ने जू की ओर देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सजा की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जू ने ईमानदारी से कहा। हाँ, मुझे जू से यही उम्मीद थी। वह जो भी करता है, तुम हमेशा उससे खुश रहती हो। मेई, तुम्हारा क्या हाल है? जिकिंग ने पूछा। मैं बहन से सहमत हूँ, मेई ने चेहरे पर मासूम मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, अब बॉस लेडी का समय है। मिंग्यू, तुम्हारा फैसला क्या है? जिक्विंग ने मिंग्यू से पूछा। मिंग्यू ने दक्ष को देखते हुए आह भरी। क्या ये गलतफहमियां तुम्हारे साथ अक्सर नहीं होती? इस बार तुम्हारी दूसरी गलतफहमी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों चिंतित हो। मैं इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि यह पहले ही हो चुका है, लेकिन कृपया गलतफहमियों पर नियंत्रण रखें। शेड्यूल पहले से ही कम चल रहा है। सच है, यह आदमी वाकई बेकाबू है। इधर उधर से बीवियां इकट्ठा करता रहता है। मुझे नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया है। मेरे पास कोई सजा भी नहीं है। बस थोड़ा खुद पर काबू रखो। और नहीं, कम से कम गलतफहमी के कारण तो नहीं, जिकिंग ने अपनी राय दी। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और अधिक सावधान रहने की कोशिश करूंगा, दक्ष ने अपने सिर के पीछे के हिस्से को रगड़ते हुए जवाब दिया। मिंग लैन, तुम आखिरी हो, तुम्हें क्या कहना है? जिक्विंग ने मिंग लैन से पूछा। मिंग लैन ने मिंग रिन की ओर देखा, जिसने अंततः अपनी बेटी की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से देखने के लिए अपना सिर उठाया। मिंग लैन अपनी माँ के पास गई और अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी माँ को प्यार का अनुभव मिला। वह अपने पूरे जीवन में कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही। आखिरकार उसके पास कोई है और वह भी उसके जैसा कोई। इससे बेहतर मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, उसने मिंग लैन के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। अल्पविराम, ठीक है, पत्नी की परिषद ने फैसला किया है। दक्ष सभी अपराधों से मुक्त है। कोई सजा नहीं होगी।
जी किंग ने सभी की राय जानने के बाद घोषणा की, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगले हफ्ते माँ की बारी होगी? उसे ये दुनिया देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छा है, मिंग लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ठीक है, चूंकि आप सभी पहले से ही यहाँ हैं, तो मैं आपको एक छोटे लड़के से मिलवाता हूँ जो हमारे साथ आया है। वो एक छोटे भाई की तरह है, लेकिन मैं उसे साधना सिखा रहा हूँ। मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। कुछ मिनटों के बाद वह जूलियान के साथ वापस आया। उन्होंने सभी का परिचय कराया। एक जीवंत बातचीत और एकत्रीकरण के बाद सभी लोग नकली दुनिया में वापस चले गए। लान, तुम लियांग के साथ यहीं रहो, मैं किसी से मिलने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने सभी के चले जाने के बाद मिंगलैन से कहा। वह होटल से निकलकर जी कबीले में वापस चला गया, क्योंकि यही वह समय था जब उसे जी लुकिंग से मिलना था। दक्ष उस स्थान पर पहुंचा और इंतजार करने लगा। वह बिना किसी संदेह के जी एस्टेट के चारों ओर घूमता रहा। आधे घंटे के बाद जी लुकिंग हवेली से बाहर निकल गया। दक्ष को देखकर वह उसकी ओर चलने लगा, लेकिन वह दक्ष के पास नहीं रुका। वह चलता रहा। दक्ष समझ गया कि यह संदेह पैदा करने के लिए नहीं था। वह उसके पीछे चलने लगा। क्या अपडेट है? क्या ये वही आदमी है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा जो उसके बगल में चल रहा था। हाँ, मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा कि यह जीशान था। इसके अलावा जब मैंने उसे ताबीज दिया और बताया कि उसके दोस्त यहाँ हैं, तो वह वास्तव में चौंक गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या ये दक्ष नाम का कोई व्यक्ति है। उसने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए भी कहा, जी लुकिंग ने उत्तर दिया, जिससे दक्ष के संदेह की पुष्टि हुई। तो यह वही है। ये जानकर अच्छा लगा। संदेश क्या था? दक्ष ने पूछा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि यह जगह खतरनाक है और तुम्हें उसके लिए खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ओह, और उसने तुमसे माफी भी मांगी। मुझे नहीं पता क्यों। उसने मुझे बस इतना कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसे खेद है, जी लुकिंग ने उत्तर दिया। उसे खेद था। खैर, यह तथ्य तो छोड़िए कि मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि यह तथ्य कि उसने मुझे ये जानने के लिए उत्सुक कर दिया कि उसे खेद क्यों था, उससे मिलने के लिए पर्याप्त बहाना है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जेल टॉवर की सुरक्षा कैसी थी और उसे किस मंजिल पर रखा गया था? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। सुरक्षा बहुत सख्त है। टॉवर में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है और वह मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से है, जिसकी सुरक्षा एक आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग, 2 पृथ्वी क्षेत्र के साधक और कई स्वर्ण क्षेत्र के साधक करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कबीले के दुश्मनों को रखा जाता है, इसलिए यह बहुत सुरक्षित है, जी लुकिंग ने समझाया। अल्पविराम, एक आकाश क्षेत्र साधक, 2 पृथ्वी क्षेत्र और कई स्वर्ण कोर क्षेत्र। ये जेल की रखवाली के लिए एक बुरी लाइनअप नहीं है। क्या अंदर कोई खास है जो उन्हें इतने शक्तिशाली बुजुर्गों को वहां रखने के लिए मजबूर करता है? कबीले का मास्टर केवल एक स्वर्ग क्षेत्र साधक है, इसलिए कबीले में कई आकाश क्षेत्र साधक नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि यह जेल की रखवाली करने जितना आसान है, दक्ष ने पूछा और उसने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा नहीं है, वहां एक विशेष व्यक्ति है। मैं आपको नहीं बता सकता कि वह कौन है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वह भाग जाए, इसीलिए सुरक्षा कड़ी है, जी लुकिंग ने जवाब दिया। कोई खास व्यक्ति? बताओ वह कौन है? तुम्हारी वफादारी सिर्फ मेरे प्रति होनी चाहिए। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। दक्ष ने उस आदमी को गंभीर लहजे में याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है। फिर भी मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। सच तो यह है कि मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति की कोठरी पूरी तरह से बंद है और केवल आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग को ही प्रवेश की अनुमति है। मैंने चारों ओर पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पता। हम केवल इतना जानते हैं कि आकाशीय क्षेत्र विशेष रूप से उस कोठरी के अंदर के व्यक्ति के लिए जेल टॉवर की रखवाली करता है, जी लुकिंग ने दक्ष को उत्तर दिया। यहाँ तक कि तुम भी नहीं जानते और केवल आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग को ही प्रवेश की अनुमति है।
कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति होगा जिसे वे दूसरों को नहीं बताना चाहते, या शायद ये कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। इससे मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे उस व्यक्ति को सिर्फ उस कबीले से उलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए जिसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। दक्ष ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, तुम्हारे इस बुजुर्ग की वास्तविक साधना क्या है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। उसकी साधना हमें यकीन नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वह आकाश क्षेत्र के मध्य में है। वह आकाश क्षेत्र के उच्च स्तर पर भी हो सकता है। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकूं, जी लुकिंग ने दक्ष को उत्तर दिया। हाँ, सच में उसके जैसा कमजोर व्यक्ति आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्गों की साधना को नहीं देख सकता। अगर वह उच्च क्षेत्रों में है तो वह एक प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन मुझे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। जब मैं आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तब मैं स्वर्गीय क्षेत्र के साधकों से निपट रहा था। अब जब मैं चौथे चरण का आकाशीय क्षेत्र का साधक हूं तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे खुद भी मध्य आकाशीय क्षेत्र का साधक माना जा सकता है, दक्ष ने उस आदमी की ओर देखते हुए सोचा। अल्पविराम, तुमने उसे तावीज दे दिया है, इसलिए तुम्हारा काम लगभग पूरा हो गया है। तुम्हारा दूसरा मिशन मुझे जेल टॉवर के अंदर ले जाना है। ठीक आधी रात को मैं तुम्हारे कबीले के अंदर जेल टॉवर के पास तुमसे मिलूंगा। मैं उस तावीज का उपयोग करके टॉवर ढूंढ सकता हूं, लेकिन सही मंजिल और कमरे को खोजने में समय लगेगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तुम मुझे ले जाओगे? दक्ष ने घोषणा की। मैं नहीं कर सकता। अगर दूसरे बुजुर्गों ने मुझे किसी घुसपैठिए को ले जाते हुए देखा तो मुझे देशद्रोही कहा जाएगा और मार दिया जाएगा। अगर तुम वहां पहुंच सकते हो तो क्या तुम मेरी मदद के बिना अकेले अंदर नहीं जा सकते? अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं देशद्रोही कहलाना और मारा जाना नहीं चाहता। आदमी ने विरोध किया और अचानक दक्ष की ओर देखा, जिससे उसकी भावनाओं पर नियंत्रण खत्म हो गया। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, दक्ष ने बिना रुके और जी लुकिंग की ओर देखे बिना चलते हुए कहा। भविष्य की बात करें तो अगर तुम पहले मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, इसलिए पहला विकल्प अभी भी बेहतर है। इसके अलावा तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें पता चल जाएगा। जेल की रखवाली करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, इसलिए कोई भी तुम्हारी पोल नहीं खोल पाएगा। वे सभी मर जाएंगे, दक्ष ने उस आदमी को शांत करते हुए उत्तर दिया। अगर ऐसा होता भी है तो भी मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। जेल में यह मेरा कर्तव्य भी है। अगर मैं जिंदा बच गया तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। जी लुकिंग ने योजना में एक छेद पाते हुए जवाब दिया। हम, क्या तुमने नहीं कहा था कि पिछली बार जेल टॉवर में ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी? अचानक ये तुम्हारा कैसे हो गया? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुमने लोगों को ये कहते नहीं सुना कि आज ड्यूटी फिर से सौंपी जाने वाली है? मुझे फिर से जेल की ड्यूटी पर लगा दिया गया है, आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, अगर जेल में यही तुम्हारा कर्तव्य है तो अगर तुम जिंदा बच जाओ तो ये संदिग्ध होगा। चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए भी एक तरीका है। मैं तुम्हें घायल कर दूंगा, लेकिन मैं दूसरों के आने तक तुम्हारी महत्वपूर्ण शक्ति को नहीं देख पाऊंगा। तुम मृत होने का नाटक कर सकते हो और दावा कर सकते हो कि तुम हमले में मुश्किल से बच पाए हो। तुम अपनी जान बचा लोगे और तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वैसे भी तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो तुम्हारे पास यही एकमात्र विकल्प है। अब वापस जाओ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ओह ठीक है, तुम्हें पता है कि वह छोटा सा जीव अभी भी तुम्हारे अंदर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें चेतावनी देने की जरूरत है कि अगर तुमने कुछ चतुराई से काम किया तो क्या होगा। बस आदेश पूरे करो, उसने जाते हुए कहा। अल्पविराम, दक्ष होटल में वापस चला गया और जी लुकिंग को पीछे छोड़ दिया, जिसने अपने सीने पर हाथ रखा क्योंकि उसने अपने दिल के अंदर हृदय भक्षण करने वाले कीड़े की हलचल महसूस की थी। वह भी पीछे मुड़ा और चला गया।
तारांकन 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 तारांकन। तो तुम आज रात घुसपैठ करोगे? मैं भी मदद कर सकती हूँ। मैं मजबूत हो गई हूँ, मिंग लैन ने दक्ष से कहा जब उसने उससे कहा कि आज रात वहजी कबीले में घुसपैठ करेगा। मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुझे मदद की जरूरत होगी। यहाँ कुछ पृथ्वी क्षेत्र के साधक और एक आकाश क्षेत्र के साधक हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप यहीं रहें और उस छोटे लड़के के साथ चलें, उन्होंने जूलियान की ओर इशारा करते हुए कहा। मिंग लैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे दक्ष के हाथ पर रख दिया और धीरे से उसे रगड़ने लगी। अगर तुम ऐसा कहते हो। जूलियांग अपने कमरे में वापस आ गया था और कमरे में केवल दक्ष और मिंग लैन ही बचे थे। वे दोनों कमरे के अंदर ही रहे और एक दूसरे को गले लगाते हुए शांतिपूर्ण समय बिताया। जैसे ही दिन बीता और रात आई, शांतिपूर्ण क्षण एक पल में ही खत्म हो गया। दक्ष मिंग लैन के बगल में लेटा हुआ था, उनमें से किसी के शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। दक्ष ने मिंग लैन की ओर देखा और उसकी उंगलियां उसके गोरे गालों पर धीरे धीरे फिरने लगीं। मेरे जाने का समय हो गया है, जल्दी वापस आओ, मिंग लैन ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने दक्ष को खड़ा देखा। अल्पविराम, मैं तुम्हारे जानने से पहले ही वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। वह खिड़की की ओर चला गया और खाली सड़कों को देखने लगा। कपड़े पहनने के बाद वह गायब हो गया। खाली सड़कों पर दिखाई देते हुए दक्ष जी कबीले के भवन की ओर चलने लगा। जब वह चल रहा था तो उसने एक शराबी आदमी को अपनी ओर आते देखा। छाया परिवर्तन के अपने प्रयोग को व्यर्थ न करते हुए उसने बस उस आदमी के पास से गुजरने का निर्णय लिया और छिपने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह बेकार था। जब दक्ष उस आदमी के पास से गुजर रहा था तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे तुम बहुत प्यारे हो, तुम मेरे साथ एक रात क्यों नहीं गुजारोगे? मैं तुम्हें एक रात के लिए अमीर बना दूंगा, उसने कहा। दक्ष ने आंखें सिकुड़कर उस आदमी की ओर देखा। महिलाओं पर प्रहार करना तो दूर की बात है, अब तो पुरुष भी मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। उसने बुदबुदाते हुए अपना बायां हाथ उठाया जिसे उस आदमी ने पकड़ लिया था और प्रभावी ढंग से उसे हवा में। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। उठाया इससे पहले कि वह समूह में मौजूद उस आदमी पर टूट पड़े। पथरीली सड़क पर उसकी पीठ कुचल जाने के कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा। दक्ष का हाथ आजाद हो गया। उसने अपने पैर उस आदमी की छाती पर रखकर उसे दबाना शुरू कर दिया। अल्पविराम, वह व्यक्ति दर्द से कराह उठा क्योंकि उसकी छाती में चोट लगी थी। अगली बार सीमा तक पीना और किसी को मजबूर करने की कोशिश मत करना, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए उस आदमी के ऊपर से गुजरते हुए कहा। दक्ष के जाने के बाद वह आदमी अपने होठों से खून पोंछते हुए उठा। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर दक्ष अंदर गया था। इससे दुख हुआ, मैं बस उसके साथ गड़बड़ करना चाहता था। कौन जानता था कि इसका अंत इस तरह होगा। वह आदमी जाते हुए व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वह स्थान छोड़कर दक्ष जी कबीले की संपत्ति पर पहुंच गया। जैसे ही वह कबीले के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर दिया और प्रभावी रूप से उस स्थान से गायब हो गया। उसने एस्टेट के चारों ओर बनी 10 फीट ऊंची दीवारों पर नजर डाली। जमीन पर अपने पैर पटकते हुए वह दीवार के ऊपर पहुंचने के लिए काफी ऊपर कूदा। वह दीवार के ऊपर खड़ा था और कबीले के अंदर चारों ओर देख रहा था, जेल के टॉवर को खोजने की कोशिश कर रहा था। वह जीशान के ताबीज का पता लगाने के लिए अपना दिशासूचक ताबीज लेकर आया। तो जेल उसी दिशा में है, वहां थोड़ा जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। मेरे छाया परिवर्तन में अच्छी प्रगति हुई है। अब मैं इससे अपने स्वर्गीय दानव पंखों को भी प्रभावित कर सकता हूं, जिससे उन्हें रात में देखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने कहा जब उसकी पीठ के पीछे सुंदर स्वर्गीय दानव पंख दिखाई दिए।
उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिव्य ज्ञान को अपने आसपास फैलाया तथा कारागार टॉवर की दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा कबीला है। मुझे इस महाद्वीप के कबीलों से कुछ ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए थी। जिस हद तक ये जगहें फैली हुई हैं, उसकी तुलना हमारे जैसे छोटे कबीलों से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि प्रमुख संप्रदाय भी इस जगह से थोड़े ही आगे हैं और उनके नेताओं की ताकत भी उतनी शक्तिशाली नहीं थी। इस राज्य की जितनी ताकतवर ताकतें होंगी, वे और भी ज्यादा ताकतवर होंगी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह पूरे कबीले को देखते हुए बिजली की तरह कबीले से गुजरा। मुझे आश्चर्य है कि वह संप्रदाय कैसा होगा। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की उस आत्मा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं बेहतर भविष्य चाहता हूं और भाग्य से नहीं जूझना चाहता हूं तो मुझे उसके वंशजों की मदद करनी चाहिए। क्या वह सच में सच कह रहा था या सिर्फ मेरे साथ छल कर रहा था? उसने मुझे कुछ अच्छी चीजें जरूर दी, लेकिन छल कपट बहुत गहरा भी हो सकता है। ये बात वाकई जटिल है। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या मैं वास्तव में इसे अनदेखा कर सकता हूं जब मेरे पास मेरी भंडारण अंगूठी में भाग्य का नियम है? उसने कहा जब वह उस पुरानी आत्मा के शब्दों के बारे में सोच रहा था जो दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रमुखों में से एक होने का दावा करती थी। अचानक उसने अपने सामने एक विशालकाय काले रंग का टावर देखा जो पहले एक अन्य ऊंची इमारत के पीछे छिपा हुआ था। यह उसी ओर इशारा कर रहा है। ये जेल टॉवर होना चाहिए, उसने कहा जब वह जेल टॉवर के पास उतरा, जहां उसने जी लुकिंग को खड़ा देखा। मुझे लग रहा है कि मुझे इसका पछतावा होगा, जी लुकिंग ने चारों ओर देखते हुए विलाप किया। वह दक्ष को नहीं देख पाया, जो अभी भी अपने छाया परिवर्तन में था। तुम्हें मेरी मदद करने का पछतावा नहीं होगा, चिंता मत करो, बस जीशान की कोठरी तक रास्ता दिखाओ, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और उसने अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उस आदमी को दक्ष मिला। तुम कब आए? उसने आश्चर्य से पूछा। वह हर जगह देख रहा था, दक्ष का इंतजार कर रहा था, तभी वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे जीशान की कोठरी में ले चलो और पीछे मत देखना। मुझे एक भूत समझो जिसे कोई नहीं देख सकता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें बस वही करना है जो तुम्हें बताया गया है। वह आदमी असमंजस में था, फिर भी उसने कोई बहस नहीं की। जो भी हो, मैंने पहले ही हार मान ली है। अगर मेरी किस्मत में मेरी मौत लिखी है तो मैं आज ही मर जाऊंगा। उम्मीद है आप अपनी बात रखेंगे और मुझे जीने देंगे, आदमी ने जवाब दिया। वह जेल टॉवर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा क्योंकि उसने दक्ष को सभी बुजुर्गों के स्थान के बारे में बताया था। उसके अनुसार केवल एक पृथ्वी क्षेत्र का बुजुर्ग और कई स्वर्ण क्षेत्र के बुजुर्ग प्रवेश द्वार पर थे। दूसरा पृथ्वी क्षेत्र का बुजुर्ग सीढ़ियों के पास था जो ऊपर की वास्तविक कोशिकाओं की ओर जाता था। आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग विशेष कैदी के साथ बैठक में थे। दक्ष उस आदमी के पीछे चला गया। हालांकि उसने समय की तलवार और राजा की तलवार निकालने से पहले एक बार फिर अपनी छाया परिवर्तन क्रिया को सक्रिय कर लिया। जब वह कारागार टॉवर के प्रवेश द्वार की ओर चला तो दोनों तलवारें उसके एक हाथ में रहीं। उस आदमी ने गार्डों को देखा और पसीना पसीना हो गया। तुम वापस आ गए, तुम कहाँ गए थे? पृथ्वी लोक के बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा। हम, वे अभी भी इतने लापरवाह हैं। क्या वे मेरे पीछे घुसपैठिए को नहीं देख सकते? वे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं या सवाल भी क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आदमी ने उलझन में बड़बड़ाते हुए पीछे देखा। क्या वह भाग गया? क्या वह वास्तव में भूत है? कौन नहीं चाहेगा? हालांकि वह सिर्फ एक डरा हुआ आदमी था जो पृथ्वी के एक बड़े व्यक्ति का सामना भी नहीं कर सकता था। वह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उस आदमी ने सोचा, क्योंकि उसने अपने पीछे किसी को नहीं देखा था। अल्पविराम, मैं बस ताजी हवा लेने गया था एल्डर, मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, आदमी ने जवाब दिया और वह पृथ्वी क्षेत्र के एल्डर की ओर मुड़ा, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर सका क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह ये देखकर दंग रह गया कि उसके सामने क्या था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
धरती के बड़े बड़े लोग उसे देख रहे थे और उनके होठों से खून बह रहा था। उनकी छाती से एक जंग लगी हुई विशाल तलवार निकल रही थी। एक और तलवार ने ज़ू लुकिंग के सामने ही उसका सिर काट दिया। काली तलवार खींच ली गई, जिससे शरीर जमीन पर गिर गया। क्या ये कैसे हो सकता है? असंभव। पास में मौजूद गोल्ड रियल्म कल्टीवेटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। कोई उनके पीछे कैसे आ सकता है और उनके अर्थ रियल्म एल्डर को मार सकता है, वो भी इतनी जल्दी। ये कैसे हुआ? न केवल अनजान गोल्ड कोर रियल्म कल्टीवेटर्स बल्कि ज़ी लुकिंग भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। क्या वह वास्तव में मारा गया था? बस इसी बात से चौंक गए। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वापस मुड़ा तथा गोल्ड कोर रियल्म कल्टीवेटर्स को पीछे छोड़ते हुए प्रिजन टॉवर के अंदर जाने लगा। तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम एक बुजुर्ग को मारने के बाद आराम से अंदर जा सकते हो? क्या तुम हमारे बारे में भूल गए? अन्य पहरेदारों ने अपनी तलवारें निकाल ली और वे उसकी ओर भागने लगे। तुम्हें किसने बताया कि मैं भूल गया? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसने पीछे से आ रही दर्द भरी चीखें सुनी। एक उड़ती हुई तलवार टेढ़ी मेढ़ी गति से चल रही थी। गोल्ड रियल्म कल्टीवेटर्स की गर्दनें काट रही थी, जो शक्तिहीन गुड़िया की तरह थे। दक्ष की आत्मा तलवार के हमले से खुद को बचाने में असमर्थ थे। दक्ष ने अभी केवल 10 कदम ही चला था कि उसके पीछे खड़े सभी गार्ड मृत हो गए। दक्ष अचानक रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने ज़ी लुकिंग की ओर देखा, जो पीला चेहरा लिए वहीं खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। कुछ ही मिनट हुए थे और जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थीं, जिनमें पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग की लाश भी शामिल थी। क्या वह युवा दिखने वाला आदमी वाकई इतना ताकतवर था? वह कितना शक्तिशाली था कि एक पल में एक पृथ्वी क्षेत्र के साधक को मार डाला? और उसकी तलवार कितनी शक्तिशाली थी, जिसने उस युवा आदमी के मार्गदर्शन के बिना ही इतने सारे स्वर्ण क्षेत्र के साधकों की गर्दन काट दी? आखिर उसने तलवार को इस तरह नियंत्रित करने के लिए किस कौशल का इस्तेमाल किया? ये किस दर्जे का खजाना था? वह खुद को विलाप करने से नहीं रोक सका। उसका शरीर भी डर से बेकाबू होकर कांप रहा था। क्या तुम वहीं रहोगी? मुझे अंदर कौन ले जाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, दक्ष ने पूछा। हाँ मास्टर। आदमी ने अवचेतन रूप से दक्ष को मास्टर कहकर पुकारा। यह उपाधि तुम्हारे मुंह से आते ही अपमानजनक क्यों लगती है? यहाँ तक कि जू लियांग ने भी मुझे अभी तक ऐसा नहीं कहा है। जो भी हो, आगे बढ़ो, दक्ष ने कहा और वो एक तरफ चला गया। मास्टर, क्यों न मैं आपकी पीठ की रक्षा के लिए आपके पीछे से चलते हुए आपको रास्ता बताऊं? मैं दुश्मनों को आपकी पीठ पर हमला करने नहीं दे सकता, ज़ी लुकिंग ने बेशर्मी से सुझाव दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं बताया कि उनके वास्तविक इरादे क्या थे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगला दुश्मन जो हमारा सामना करेगा वह पृथ्वी क्षेत्र का एक बुजुर्ग होगा? चिंता मत करो, वह तुम पर हमला नहीं करेगा। वह नहीं जानता कि तुमने कबीले को धोखा दिया है। जब तक उसे पता चलेगा वह मर चुका होगा। आगे बढ़ो, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने ज़ी लुकिंग को उसकी इच्छा के अनुसार करने से मना कर दिया था। धप, एक भारी धमाका की आवाज आई। ओहो, तो उसने हमें धोखा दिया। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यह अच्छी बात है कि मैं जांच करने आया। तो ये बिल्कुल वैसा ही था। दक्ष और ज़ी लुकिंग ने आवाज सुनते ही उस दिशा में देखा। उन्हें वहां एक भारी भरकम आदमी खड़ा दिखाई दिया जो अधेड़ उम्र का लग रहा था। बस उसकी बाहें ज़ी लुकिंग के सिर जितनी मोटी थी। उस आदमी के सामने एक भारी हथौड़ा रखा गया, जो वही आदमी था। तो आप यहाँ नियुक्त दूसरे पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपको खुद मेरे पास आने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ज़ी लुकिंग की ओर देखा और उसे पीछे हटने का इशारा किया। जैसा कि हुआ, तुम्हें मुझे उसके पास ले जाने की जरूरत नहीं है। पीछे हटो, जब मैं उसके साथ काम कर लूंगा तो तुम आगे बढ़ सकते हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा।
जी लुकिंग पहले से ही लड़ाई से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। उसने पीछे हटते हुए दक्ष को खुद को दोहराने का मौका नहीं दिया। अच्छा हथौड़ा, चलो देखते हैं कि यह मेरी तलवार के साथ आमने सामने की टक्कर में बच सकता है या नहीं, दक्ष ने गरजते हुए कहा और वह पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग की ओर दौड़ने लगा। वह उस एल्डर का सामना कर रहा है जो अपनी अविश्वसनीय ताकत के लिए जाना जाता है। क्या वह पागल हो गया है? नहीं, वह ऐसा व्यक्ति है जो इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से मार सकता है। वह पागल नहीं हो सकता। शायद उसके पास उससे मुकाबला करने की ताकत है। किसने सोचा होगा? जी लुकिंग ने दक्ष की हरकतों को देखते हुए सोचा। दक्ष ने अपनी तलवार से वार किया। पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग ने भी अपना विशाल हथौड़ा घुमाया। जैसे ही उनके हथियार टकराने वाले थे, दक्ष गायब हो गया। दूसरी बार सोचने पर आमने सामने की टक्कर बेकार है, जब इस तरह से लड़ाई को समाप्त करना आसान है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह पृथ्वी क्षेत्र के बुजुर्ग के पीछे आया और उसने अपनी तलवार उस जगह पर घोंप दी जहां बुजुर्ग का दिल होना चाहिए था। तुम बेशर्म हो, पृथ्वी लोक के बुजुर्ग ने कमजोरी से कहा और उसके मुंह से खून निकल आया। मैं तुमसे अपनी बात क्यों छिपाऊंगा? हम दोस्त नहीं हैं, है ना? अगर तुम इस हमले को झेल पाते तो मैं तुम्हें सीधे मार डालता। अच्छा, लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। नरक में अच्छा समय बिताओ, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ जवाब दिया और अपनी तलवार निकाल ली। अपनी तलवार को शानदार तरीके से घुमाते हुए उसने पृथ्वी लोक के बुजुर्ग का सिर काट दिया। शरीर और सिर एक ही समय में जमीन पर गिर गए। जी लुकिंग वहीं चुपचाप खड़ा रहा, सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने सोचा कि दक्ष एक भयंकर योद्धा है, तो वह एक चालाक योद्धा निकला। उसने ताकत की लड़ाई की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे शक होने लगा था कि दक्ष में अपनी ताकत है भी या नहीं। उसने दोनों बुजुर्गों को पीछे से मारा था और बाकी काम उसकी तलवार ने किया था। अल्पविराम, दिवा स्वप्न देखना बंद करो और मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो। क्या तुम सुबह का इंतजार कर रही हो? जितनी जल्दी हम काम खत्म करेंगे, उतनी जल्दी तुम मेरे उस छोटे दोस्त से आजाद हो जाओगी जो तुम्हारे अंदर छटपटा रहा है। तुम उससे आजाद होना चाहती हो, है ना? दक्ष ने जी लुकिंग को आवाज दी, जो वहां अचंभित खड़ी थी। हाँ, जी लुकिंग ने दक्ष की बात सुनते ही आश्चर्य से बाहर आकर कहा। वह दक्ष की ओर दौड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा। वह दक्ष को ऊपर ले गया, जहां जी शान का कमरा था। हम तीसरी मंजिल पर हैं। तुम्हारे हिसाब से उसे यहीं होना चाहिए। उस विशेष कैदी की कोठरी उसके कोठरी के ठीक बगल में है, इसलिए अगर वह उस कोठरी से बाहर निकलता है तो हम आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग द्वारा पकड़े जा सकते हैं, दक्ष ने ज़िलियान का पीछा करते हुए कहा। दुर्भाग्य से मुझे उसे खुद ही मारना होगा क्योंकि वह जी शान की कोठरी की चाबी रखता है। यह अपरिहार्य है कि उसे मरना होगा। ये वह कोठरी है जहां जी शान है, और यही वह कोठरी है जहां उस विशेष कैदी को रखा गया है। आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग को भी अंदर होना चाहिए, जी लुकिंग ने धीरे से फुसफुसाते हुए कोठरी की ओर इशारा किया। ठीक है, तुम किनारे पर इंतजार कर सकते हो। तुमने अपना काम कर दिया है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए उस आदमी को पीछे हटने का इशारा किया। वह उस बंद कोठरी की ओर चला गया जहां विशेष कैदी को रखा गया था। मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे दरवाजा तोड़कर हीरो की तरह प्रवेश करना चाहिए या अधिक सहजता से। मुझे फ्लेक्स करने का मौका मिले हुए काफी समय हो गया है, दक्ष ने कहा जब वह दरवाजे के सामने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर खड़ा था। वह इतनी गंभीरता से क्या सोच रहा है? क्या वह कोई योजना बना रहा है या उसे डर लग रहा है? उसे चिंता होनी चाहिए। आकाशीय क्षेत्र के साधकों का सामना करना आसान नहीं है। ऐसी तरकीबें शायद उनके खिलाफ काम न करें। बेशक वह डर जाएगा, शायद वह योजना रद्द कर दे और चला जाए, जी लुकिंग ने सोचा जब उसने दक्ष को बिना एक कदम आगे बढ़ाए इतनी गंभीरता से दरवाजे के सामने खड़ा देखा। तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो। अब तुम अपने से कमजोर शिकार के साथ खेलने के बारे में सोच रहे हो, शुन ने दक्ष से कहा जब उसने उसे खुद से बात करते देखा।
हाँ, तुम अभी भी मुझे ताना मार रहे हो। मैं बस एक विचारशील आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस आदमी को सबसे अच्छी मौत मिले, दक्ष ने बिना किसी शर्म के कहा। अल्पविराम। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अंत में एक सज्जन व्यक्ति बन सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह कोठरी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया और उसे खटखटाया। कौन है? यहाँ मुझे परेशान करने की हिम्मत किसने की? अंदर से एक बुरी आवाज आई। तुम्हारी मौत, दक्ष ने दहाड़ते हुए जवाब दिया। क्या बकवास है? क्या यह आदमी पागल हो गया है? वह मारा जाएगा। मैंने सोचा था कि वह भाग जाएगा, लेकिन वह आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग को ताना मार रहा है। वह ऐसा, जी लुकिंग ने कहा, लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसे सही शब्द नहीं मिल पाया था। कमीने, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसकी मौत हुई है। दरवाजा खुलते ही वह बुरी आवाज फिर आई। दरवाजा खुला, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह खुल पाता, दक्ष गायब हो गया। उन्होंने छाया परिवर्तन का प्रयोग करते हुए पीछे की ओर प्रस्थान किया और सबकी नजरों से ओझल हो गए। एक बूढ़ा आदमी कोठरी से बाहर निकला। उसने कबीले के कपड़े पहने हुए थे, जिससे दक्ष को यकीन हो गया कि वही बूढ़ा आदमी है। हाँ, सिर्फ 5वां स्टेज स्काईरियल्म कल्टीवेटर। मैं इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। जो भी हो, शो का मजा लेना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने अपने हाथ मोड़ लिए और उस शो का इंतजार करने लगा जो होने वाला था। मृत्यु से डरे बिना मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कौन कर सकता है? एल्डर ने गलियारे के चारों ओर देखा, हालांकि उसे केवल जी लुकिंग दिखाई दिया। लुकिंग, तुमने मेरा अनादर करने का साहस किया। क्या तुम्हें मौत का कोई डर नहीं है? एल्डर ने जी लुकिंग को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा। आह, ई बड़े, यह मैं नहीं था, जी लुकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अल्पविराम, तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यहाँ तुम्हें और कौन दिखता है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? एक मूर्ख। मैंने तुम्हारी सजा पहले ही तय कर ली है। तुम्हें पता है कि तुम मौत के लायक हो। एल्डर ने गरजते हुए अपनी उंगली हिलाई और जी लुकिंग की ओर एक क्यूई चाकू भेजा। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि उसके पास भी मेरे जैसा ही कौशल है, दक्ष ने आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग के कौशल को देखते हुए सोचा। कहाँ हो तुम? मदद करो। जी लुकिंग ने इस हमले से बचाने के लिए दक्ष को मदद के लिए पुकारा। हालांकि दक्ष वहां नहीं आया जहां जी लुकिंग ने सोचा था कि वह आएगा। दक्ष आकाश क्षेत्र साधक के पीछे प्रकट हुआ और उसने अपनी। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तलवार बूढ़े आदमी की गर्दन की ओर घुमा दी। बूढ़े व्यक्ति ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए पीछे मुड़कर अंतिम क्षण में तलवार को रोक दिया। उफ, हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से दक्ष की तलवार को रोका था, लेकिन जैसे ही दूसरी तलवार पीछे से उस आदमी के शरीर में घुसी, उसके मुंह से खून निकल आया। किस गद्दार ने पीछे से हमला करने की हिम्मत की? उस आदमी ने दहाड़ते हुए दक्ष को पीछे धकेलने की कोशिश की ताकि वह पीछे से उस पर हमला करने वाले दूसरे व्यक्ति से निपटने में सक्षम हो सके, लेकिन उसकी ताकत विफल हो गई। वह दक्ष को पीछे धकेलने में सक्षम नहीं था, बल्कि उसे ही पीछे धकेला जा रहा था। तुम्हारी सजगता खराब नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कमीने, आकाशीय क्षेत्र के साधक ने कमजोरी से कहा क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर उसके दिल पर वार करने से पहले ही मर रहा है। वह अभी भी अपने दुश्मनों से पहले मरना नहीं चाहता था। वह दुश्मन को तब तक मारना चाहता था जब तक उसके पास कुछ ताकत थी। जी लुकिंग पहले ही मर चुका था क्योंकि क्यूई चाकू उसके माथे में घुस गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। वह बिना कुछ समझे मर गया। चूंकि आकाशीय क्षेत्र का साधक बलपूर्वक खुद को मुक्त करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उसी हमले का उपयोग करने का फैसला किया। उसकी तलवार दक्ष की तलवार से टकरा रही थी, लेकिन उसका दूसरा हाथ मुक्त था। वह देख सकता था कि दक्ष की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसका दूसरा हाथ पूरी तरह से आजाद था।
उसने अपनी शेष बची हुई शक्ति को अपने हाथ की ओर मोड़ दिया और एक QE चाकू बनाया जिससे उसने दक्ष को मारने की योजना बनाई। तुम कमीने, तुमने मुझे पीछे धकेलने की हिम्मत की। तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे बल से हरा सकते हो? तो क्या हुआ अगर 2 लोग मुझ पर हमला कर दें? मैं अभी भी एक आकाशीय क्षेत्र का बुजुर्ग हूं और तुमसे बहुत ताकतवर हूं। आदमी ने कहा। अपनी तलवार और चेहरे पर अपना ध्यान बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसने पीछे धकेलने का नाटक करना शुरू कर दिया और उसने QE चाकू को दक्ष की ओर बहुत करीब से फेंक दिया। अल्पविराम। हाँ, आकाश क्षेत्र के बुजुर्ग ने उपहास करते हुए कहा जब उसने चाकू को दक्ष की ओर बढ़ते देखा। यह एक अच्छा कौशल है, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपना एक QE चाकू बनाया और उसे उस आदमी के चाकू की ओर फेंक दिया। दोनों चाकुओं में टकराव हुआ। आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग का चाकू नष्ट हो गया, जबकि दक्ष का चाकू बरकरार रहा और वह उस आदमी की ओर बढ़ता रहा। दक्ष के QE चाकू ने उस आदमी को उसकी उम्मीदों के विपरीत चाकू मार दिया। आत्मा तलवार जिसने उससे पीछे से चाकू मारा था उसी समय बाहर निकल आए और उसे फिर से चाकू मार दिया। आकाशीय क्षेत्र का बुजुर्ग अपनी अंतिम सांसों में था। हालांकि वह हैरान था कि दक्ष के पास भी ऐसा ही कौशल था, लेकिन वह उस व्यक्ति पर ज्यादा क्रोधित था जो उसे पीछे से छुरा घोंप रहा था। दक्ष की परवाह न करते हुए उसने अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया, हालांकि वह स्तब्ध खड़ा रहा। उसने केवल एक तलवार को अपने सामने उड़ते देखा तथा वहां कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। एक अच्छी तरकीब है ना? दक्ष के शब्द उस आदमी के कानों से गुजरे और उसका सिर कट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से मर गया। यह मजेदार था, दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम। उसका कौशल मेरे जैसा ही था, लेकिन बहुत कमजोर था। मेरे QE हथियारों में उच्च ग्रेड के खजानों की ताकत है। उसका QE चाकू बस QE से बना एक चाकू था। यहाँ तक कि एक स्पिरिट ग्रेड हथियार भी उसे नष्ट कर सकता था। केवल छिपकर हमला करने के लिए ही काफी था, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने चाबी खोजने के लिए उस आदमी के शरीर की खोज शुरू कर दी। वे वहां हैं। QE को लेकर दक्ष जीशान की कोठरी की ओर चला गया। वह बार बार ये देखने की कोशिश करता रहा कि कौन सी चाबी सही बैठती है। अंततः उसे सही चाबी मिल गई। कोठरी का ताला खुल गया। दरवाजा खोलकर दक्ष अंदर घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ है, एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ सो रहा है। उस आदमी के हाथ नहीं थे। जीशान। दक्ष ने उस आदमी को पहचानते ही कहा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से जीवन चिकित्सा की गोली निकाली और उसके करीब दौड़ा। उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कब तक सोने की योजना बना रहे हो? उसने पुकारा और उस आदमी को हिलाना शुरू कर दिया। जीशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो चेहरा देखा जो उसने लंबे समय से नहीं देखा था। दक्ष, उसने कमजोरी से पूछा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेशक, और कौन होगा, बेवकूफ। लो, पहले ये गोली खा लो, हम बाद में बात कर सकते हैं। दक्ष ने जीशान के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अपना मुंह खोलो। जीशान ने अपना मुंह खोला और दक्ष को गोली अपने मुंह में डालने की अनुमति दी। उसने गोली निगल ली। तुम क्यों नहीं चले गए, बेवकूफ? तुमने जोखिम क्यों उठाया? जीशान ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह उन्हें पोंछ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास हाथ नहीं थे। क्या जोखिम? ये जगह, इसमें कोई जोखिम नहीं है। मुझे कम मत आंको, पुराने दोस्त। मैं इस जेल को आसानी से संभाल सकता हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और वह धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा। चिंता मत करो, गोलियां जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। तुम कुछ ही समय में सामान्य हो जाओगी। खैर, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम मुझे पूरी कहानी बाद में बता सकती हो, दक्ष ने जीशान से कहा और वह खड़ा हो गया। जीशान ने अपना सिर हिलाया और वह भी खड़ा हो गया। ओह, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि अगली कोठरी में कौन है? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? बस एक पल के लिए यहाँ रुको।
मैं जांच करके अभी वापस आता हूँ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर वह कोठरी से बाहर निकलकर उस कोठरी में चला गया जहां विशेष कैदी को रखा गया था। दरवाजा पहले से ही खुला था क्योंकि आकाशीय क्षेत्र के बुजुर्ग ने बाहर आने के बाद उसे बंद नहीं किया था। दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया। क्या बिल्ली है? जब उसने अंदर बैठे व्यक्ति को देखा तो उसके मुंह से पहली बात यही निकली। उसने सोचा था कि वह वहां किसी प्रभावशाली वृद्ध व्यक्ति या किसी मजबूत किसान को देखेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वहां उससे कोई महिला मिलेगी। उस महिला के दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और वह पीठ के बल दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी गहरी नीली पुतलियां ऊपर की ओर दक्ष की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, वो खाली आंखों से दक्ष को देख रही थी। उसके बाल सुनहरे थे और वह 20 के दशक के अंत में दिख रही थी। उसने एक सुंदर पोशाक पहन रखी थी जो सालों से जमा हुई गंदगी के कारण खराब दिख रही थी। क्या आप नए संरक्षक हैं? मैं आपको वही बात बताऊंगी जो मैंने पिछले वाले से और उससे पहले आए लोगों से कही थी। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मुझे नहीं पता, बस मुझे मार डालो। मुझे जीवित रखने का क्या फायदा जब मेरे पास आपके द्वारा मांगे गए उत्तर ही नहीं है, महिला ने तीखे स्वर में कहा। दिलचस्प है, जब तुम कहती हो कि तुम्हें नहीं पता, तब भी पहली बात जो तुम सुझाती हो वह है तुम्हें मार डालना। तुम्हें आजाद क्यों नहीं कर देते? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से महिला से पूछा। हाँ, तुम मूर्ख नहीं हो कि मेरी स्थिति के कारण मुझे जाने दो। मुझे यकीन है कि तुम सभी चिंतित हो कि अगर मैं चली गई तो मैं अपने परिवार को बता दूंगी कि तुमने मेरा अपहरण कर लिया है। वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम मुझे किसी भी तरह जाने नहीं दोगे और मैं जो तुम जानना चाहती हो उसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास खुद भी कोई जवाब नहीं है। बस मुझे मार डालो, महिला ने दक्ष से कहा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। तुम दूसरे चरण के आकाश क्षेत्र के साधक हो। तुम्हारी उम्र के हिसाब से यह बहुत अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश क्षेत्र के एक बुजुर्ग को इस जगह की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया गया है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वह उसकी साधना देख सकता था जो उसकी साधना से कम थी। तुम सही हो, हालांकि तुम्हें मारना जी कबीले के लिए सबसे व्यवहार्य विकल्प है। दक्ष ने महिला की ओर बढ़ते हुए अपनी राजा की तलवार निकाली। आखिरकार मैं इस जगह से मुक्त हो सकती हूँ, भले ही यह अनंत नींद के रूप में हो, महिला ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। दक्ष ने अपनी तलवार उठाते हुए उसके सामने रुक गया। दक्ष जी शान उसी कोठरी के अंदर चला गया और उसने देखा कि दक्ष हमला करने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलवार बिजली की तरह नीचे की ओर झुकती हुई चली। वाई जी शान ने दक्ष को रोकने के लिए आवाज लगाई क्योंकि उसने लड़की का चेहरा देखा और उसे पहचान लिया। वह रुक गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द काम नहीं आएंगे क्योंकि वह बहुत देर हो चुकी थी। क्लैक क्यों? महिला ने असमंजस में पूछा। दुर्भाग्य से मैं जी कबीले से नहीं हूँ। उनके साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं पीड़ित होना पसंद करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त का अपहरण करने की हिम्मत की और उसे पीड़ित किया। चूंकि तुम अपने परिवार की मदद से ऐसा कर सकती हो, इसलिए मुझे हर किसी से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम आजाद हो, यहाँ से चली जाओ, दक्ष ने पीछे मुड़ने से पहले महिला से कहा। मैंने जेल टॉवर के सभी गार्डों को मार दिया है। सुबह तक किसी को पता नहीं चल पाएगा। जब तक हो सके तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तुम एक मजबूत साधक हो, तुम्हें बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसने पीछे देखे बिना ही कहा। वो जी शान की ओर चला और उसने देखा कि उसके हाथ ठीक हो गए थे। जी शान, तुम्हारे हाथ वापस आ गए हैं। जीवन चिकित्सा की गोली ने बहुत तेजी से काम किया है। अब चलो हम भी यहाँ से चले जाएं।
जी शान का हाथ पकड़कर दक्ष उसे पास की कोठरी में ले गया और उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी किसे बचाया है? जी शान ने दक्ष से पूछा। किसी प्रभावशाली परिवार की कोई लड़की। तो क्या हुआ? मुझे धन या किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे लक्ष्य किसी भी परिवार की मदद से पूरे नहीं हो सकते। यह एक अकेला रास्ता है जिस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि मैं किससे मिला और किसकी मदद की? मैं बस ये जानना चाहता था कि वह कौन था। वह व्यक्ति जी कबीले के लिए परेशानी पैदा करने में सक्षम है। मेरे लिए इतना ही काफी है, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि उसने अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके एक स्थानिक पोर्टल बनाया था। अंदर आ जाओ, ये हमें मेरे कमरे तक ले जाएगा, उसने जी शान से कहा। ये तुम कब से ऐसा कुछ करने में सक्षम हो? क्या ये वास्तव में सुरक्षित है? जी शान ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। ये बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने इसे कई बार इस्तेमाल किया है। बस अंदर आ जाओ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगर मैं पहले अंदर चला गया तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मुझसे पहले जाना होगा, दक्ष ने उस आदमी को दिलासा देते हुए कहा। जी शान ने सिर हिलाया, लेकिन वह अंदर नहीं गया। उसने दक्ष को घूरते हुए पूछा, क्या हम उस लड़की को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? अगर वह अकेली बाहर गई तो वह पकड़ी जा सकती है। चूंकि तुमने उसे पहले ही बचा लिया है, इसलिए हम पूरी तरह से चले जा सकते हैं। वास्तव में नहीं, वह मेरे करीब नहीं है, इसलिए मैं उसे अपनी यह क्षमता दिखाने में असहज महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा उसे कम मत आंकना, वह एक आकाश क्षेत्र साधक है। इस जगह की रखवाली करने वाले ज्यादातर साधक उससे कमजोर हैं। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली साधक भी केवल पृथ्वी क्षेत्र में ही है। अगर वह जाते समय सावधान रहे तो वे उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। उसकी चिंता मत करो, पोर्टल में प्रवेश करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, दक्ष ने जी शान से कहा, उसके कंधे पर थपथपाते हुए मानो उसे जल्दी करने का इशारा कर रहा हो। सांस। जी शान ने द्वार में प्रवेश करते हुए आह भरी। उसकी एक इच्छा पूरी कर दी जाए, क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। जी शान के द्वार में प्रवेश करने के बाद दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने दरवाजे की ओर देखा। मुझे पता है तुम बाहर खड़े हो, तुम अंदर आ सकते हो। दरवाजा खुला और महिला अंदर आई। तुम किसका इंतजार कर रहे थे? तुम क्यों नहीं चले गए? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहती थी। मुझे लगा कि तुम लोग कुछ इकट्ठा कर रहे हो जो तुमने जाने से पहले कमरे के अंदर छोड़ा था। लेकिन यह, महिला ने पोर्टल को देखते हुए बड़बड़ाया। इस एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु के लिए मुझे एक बहुत महंगा तावीज खरीदना पड़ा। चूंकि मैंने इसे अपने दोस्त को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, इसलिए यह इसके लायक था। अब समय बर्बाद मत करो और जल्दी से अंदर जाओ, दक्ष ने महिला को जवाब दिया। उसने उससे झूठ बोला कि उसने ये पोर्टल कैसे बनाया। लड़की ने द्वार के अंदर कदम रखते ही अपना सिर हिलाया। दक्ष उसके पीछे गया और उसके पीछे पोर्टल में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, पोर्टल गायब हो गया। जेल टॉवर में शांति लौट आई, जो हाल ही में बहुत सक्रिय था। जेल टॉवर में केवल लाशें ही बची थीं, और यह सब केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ था। पूरे जी कबीले में एक भी व्यक्ति नहीं जानता था कि आज रात जेल टॉवर में क्या हुआ था, और जो लोग जानते थे वे पहले ही मर चुके थे। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष ने पोर्टल छोड़ दिया और खुद को अपने कमरे में वापस पाया। जी शान बिस्तर पर बैठे थे। उन्होंने मिंग लैन को अपना परिचय दिया और पूछा कि वह महिला कौन थी। यह मेरी पत्नी मिंग लैन है। लेना, ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने बात की थी, दक्ष ने उन दोनों का परिचय कराया। पत्नी, मिंगयू और जिक्विन कहाँ हैं? क्या वे तुम्हारे साथ नहीं आए थे? तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? जी शान ने दक्ष से पूछा जब उसे यहाँ दो लड़कियां नहीं मिली जिन्हें वह जानता था। वे यही हैं, मैं बाद में तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा, दक्ष ने जवाब दिया और उस महिला की ओर देखा जो उनके पास खड़ी थी। वह उसके सामने नकली दुनिया की अंगूठी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था।
जीशान ने लड़की को देखा और समझ गई कि दक्ष इतनी सावधानी क्यों बरत रही थी। ओह ठीक है, तुमने उसे भी बचाया। मुझे पता था कि तुम उसे पीछे नहीं छोड़ोगे। ये जाने बिना कि वह कौन है, तुम उसे यहाँ ले आए। बिल्कुल वैसा ही इंसान जैसा मैं जानता था कि तुम हो। मैंने ये तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वह अकेले जाने में सक्षम थी। वैसे भी महिला, अभी भी रात का समय है। तुम्हें अपने कबीले में वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि जी कबीले के लोगों को जेल से भागने के बारे में पता चले। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए चीजें वास्तव में जटिल हो जाएंगी, दक्ष ने महिला से कहा, उसे अब यहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए। इस राज्य की राजकुमारी के रूप में मुझे बचाने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा सारा सामान उन कमीनों ने ले लिया है, लेकिन अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप हमेशा रॉयल पैलेस में मेरे पास आ सकती हैं। आप जिस भी चीज में मदद चाहते हैं मैं यथासंभव मदद करूंगी। महिला ने दक्ष को शालीनता से धन्यवाद दिया और फिर वह दरवाजे की ओर मुड़ी और चली गई। राजकुमारी, इससे कुछ नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि मैं इस राज्य में लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने जीशान की ओर देखा और कहा, अब बताओ हमारे अलग होने के बाद क्या हुआ? अल्पविराम, हमारे अलग होने के बाद क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो जब हम अलग हुए थे और अब हम यहाँ हैं। जीशान ने अतीत को याद करते हुए कहा, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर जहाज से निकले थे सब कुछ ठीक रहा। बाकी यात्रा में किसी समुद्री डाकू ने हम पर हमला नहीं किया। हम सुरक्षित रूप से इस महाद्वीप पर पहुंच गए। उतरने के बाद हम जांच से गुजरे और हमें हमारे परमिट मिले। हमें सबसे नजदीकी शहर ले जाया गया। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। उन्होंने समझाना शुरू किया। वह स्थान जिसे कुछ लोग सपनों का महाद्वीप और कुछ लोग प्रकाश का महाद्वीप मानते थे, वहां ऐसी कई चीजें थी जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। उस शहर में हमने कुछ परीक्षणों में भाग लिया जिसमें हमारी योग्यता और क्षमता का परीक्षण किया गया। अंत में हम में से कुछ को इस महाद्वीप के विभिन्न राज्यों द्वारा चुना गया। जवाब देते समय जीशान वास्तव में गंभीर दिख रहे थे। मुझे याद है कि जब मैं उस शहर में था तो मैंने इस बारे में कुछ सुना था। हालांकि मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मेरे पास न तो इस महाद्वीप में रहने की कानूनी अनुमति थी और न ही इस तरह की बकवास में शामिल होने के लिए खाली समय था। इन राज्यों के लिए काम। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। करना मूल रूप से बेकार था, दक्ष ने सोचा और उसने आह भरी। खैर, फिर क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने सोचा कि यहाँ रहते हुए किसी राज्य के लिए काम करना एक अच्छा विचार हो सकता है। यहाँ एक जीवन बनाना मेरा लक्ष्य था और राज्य मुझे उनके लिए काम करने के लिए विभिन्न साधना संसाधन प्रदान कर सकते थे। कुल मिलाकर यह एक अच्छा प्रस्ताव था। मैंने जो राज्य चुना है वो वही है जहां हम इस समय खड़े हैं। मैंने इंपीरियल अकादमी में प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो राज्य द्वारा चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है। वे इससे जुड़ी सभी लागतों का भुगतान करते हैं। इंपीरियल अकादमी से स्नातक होने के बाद उम्मीदवारों को राज्य में तदनुसार पद सौंपे जाते हैं। क्या यहीं पर आपकी मुलाकात उस लड़की से हुई थी जिसका अपहरण करने का आरोप आप पर लगा है? दक्ष ने पूछा। हाँ, इंपीरियल अकादमी केवल प्रशिक्षुओं के लिए नहीं है। विभिन्न प्रभावशाली लोग भी इस अकादमी का हिस्सा हैं जो यहाँ आकर मजबूत बनते हैं। वह उनमें से एक थी, वह लड़की जिससे मुझे प्यार हो गया, जीशान ने उत्तर दिया। अल्पविराम, उन्होंने आगे कहा, हम एक दूसरे के करीब आने लगे और जल्द ही प्यार हो गया। उसके परिवार को इसके बारे में पता चल गया। उन्होंने उसकी सगाई इस राज्य के दूसरे राजकुमार के साथ तय कर दी। दूसरा राजकुमार? तो जो लड़की अभी अभी गई है उसका भाई? दक्ष ने पूछा। हाँ,
उनकी सगाई तय हो चुकी थी और चाहे उसने अपने परिवार को कितना भी समझाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं सुना। हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से हम पकड़े गए। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी सब तो आप जानते ही हैं, जीशान ने जवाब दिया। ओह, तो तुमने वाकई अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। क्या वह जी कबीले में है? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं उसे भी अपने साथ ले आता। चिंता मत करो, मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं उसे यहाँ ले आऊंगा तो तुम उसके साथ भाग सकते हो। आप उसे यहाँ नहीं ला सकते, जीशान ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें फिर से मेरी क्षमताओं पर संदेह है। उनकी सुरक्षा की चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे यहाँ ला सकता हूँ। मेरी क्षमताओं पर विश्वास रखो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा यह मतलब नहीं था, जीशान ने खड़े होते हुए कहा। वह खिड़की की ओर चला गया और बाहर देखने लगा। आप उसे यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि मेरी लिंगयान अब अस्तित्व में नहीं है। वह मर गई जब हम पकड़े गए थे और मुझे भागने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। वह मेरे जैसे किसी की मदद करने के लिए अपने ही कबीले के हाथों मर गई। मैं उसकी लाश को पकड़े हुए रो भी नहीं सका क्योंकि मुझे जी कबीले द्वारा घसीटा जा रहा था, उन्होंने आगे कहा। वह मर गई है, दक्ष ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि जीशान की आवाज उसकी कहानी बताते समय इतनी शांत थी। हाँ, वह मर चुकी है। हालांकि मैं रोऊंगी नहीं। वह इस दुनिया में भले ही मर चुकी हो, लेकिन वह मेरी यादों में अभी भी अमर है, जीशान ने जवाब दिया। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके लिए कभी नहीं रोऊंगा। इससे वह स्वर्ग में और भी दुखी हो जाएगी जब वह मुझ पर नजर रखेगी। दक्ष जीशान के करीब गया और उसके कंधे पर थपथपाया। जी कबीले के पास भी जीवन देने वाली गोलियां होंगी। हो सकता है कि तुम्हें घसीट कर ले जाने के बाद उन्होंने उसे पुनर्जीवित कर दिया हो। तुम उम्मीद नहीं खो सकते, यह असंभव है। जीवन देने वाली गोलियों के इस्तेमाल में सीमाएं हैं। इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब शरीर के महत्वपूर्ण अंग बरकरार हो और मृत्यु के बाद 1 मिनट से ज्यादा समय न बीता हो, तभी यह कारगर हो सकता है। मैंने उसके शव को उससे कहीं ज्यादा समय तक देखा। किसी ने उसे गोली देने की जहमत भी नहीं उठाई। शायद उनके पास कोई गोली नहीं थी, या शायद उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। मैंने उस दिन किसी अनमोल व्यक्ति को खो दिया, जीशान ने समझाया। वो पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम किस दौर से गुजर रही होगी। मैं कभी ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं करना चाहता जहां मेरे प्रियजन मेरे साथ न हो। क्या हम खुद जी कबीले को नष्ट करना चाहते हैं? हम उन लोगों को ढूंढ लेंगे जिनकी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा, दक्ष ने पूछा। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। वह ये नहीं कह सकता था कि उसे उम्मीद है कि उसका दोस्त उस लड़की को भूल जाएगा क्योंकि वह चली गई थी। उसने ये भी नहीं कहा कि चीजें बेहतर होंगी। ये ठीक है, शाही परिवार खुद कबीले की देखभाल करेगा। हम देख सकते हैं कि कलजी कबीले को कैसे नष्ट किया जाता है। इससे मेरे अंदर जल रही आग कुछ कम हो सकती है, जीशान ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, हम इसे कल देख सकते हैं, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे भी अब तक तुम थक गए होगे, तुम जाकर आराम कर सकते हो। वह मिंगलैन के साथ कमरे से बाहर चला गया और जीशान को अकेले छोड़कर उसे एकांत में आराम करने का समय दे दिया। तुम्हारे दोस्त ने बहुत कुछ सहा है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वह क्या महसूस कर रहा होगा, मिंगलैन ने अगले कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। वह दक्ष के साथ अंदर चली गई। ये वह कमरा था जहां जूलियान साधना कर रहा था। मैं भी नहीं कर सकता। वह एक मजबूत आदमी है, उसे खुद को संभालने में सक्षम होना चाहिए। मैं केवल समय समय पर उसे दिलासा दे सकता हूँ, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। जब वह कभी